भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक और हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अंदर विश्वास करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को बताने वाला और हम किस तरीके से आपस में सामंजस्य के साथ प्रेम से जीवन यापन कर सके, उनका सूत्र बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है और हर विषय को शोध परख बनाया जाता है, ताकि कि हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें से कुछ न कुछ अच्छी बात मिले, उससे उसका जीवन का निर्माण हो सके। तो इसी क्रम के अंदर आज जो हमारा एक विषय है वो वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा विषय है वरिष्ठ नागरिक या युवा पीढ़ी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पूरा जीवन की मैं आपको एक स्टेज बताना चाहता हूँ कि जन्म से लगा के 10 वर्ष की उम्र तक का बालक कहलाता है और 11 से लगा करके और 17 वर्ष की उम्र का व्यक्ति की बच्चा किशोर कहलाता है। 18 से 45 तक का जो है वो युवा कहलाता है और व्यक्ति जब 60+ में पहुंच जाता है तब वो वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। और वरिष्ठ नागरिक होता है वो अनुभव का खजाना होता है, क्योंकि इतने लंबे समय के साथ में 60 वर्ष जीते जीते वो सोसाइटी में से, अपने लोगों से बीच से, अपने देश से और पूरे विश्व से कई चीज़ों का अनुभव लेता है और उस अनुभव का उपयोग करता है अपने जीवन जीने के लिए और औरों को भी शिक्षित करने के लिए सारा अनुभव लेता है। तो अनुभव बहुत बड़ी बात होती है। अनुभव करते करते वरिष्ठ नागरिक बन जाता है। वरिष्ठ नागरिकों की जीवन शैली के बारे में हमारे जो भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है और त्रिपिटक है, आगम है, जितने भी गीता है, महाभारत है, उसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक सम्मानीय होते हैं। जैसे देखिए भामाशाह है, जैसे देखिए कि महाभारत के अंदर पितृ जो है वो विश्व पितामह हैं और गुरु द्रोणाचार्य, ये वरिष्ठ नागरिक थे। उनको कितना ऊंचा दर्जा दिया गया और जितने भी गुरु होते हैं राजाओं के, वे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनको बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो हमारे देश के अंदर मान्यता है कि 60+ की उम्र के लोग होते हैं वो सम्मानीय होते हैं और उनका आदर किया जाना चाहिए। उनके पास जो अनुभव है उनका अनुभव लिया जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक होता है उसके अंदर जो होश होता है और जो युवा होता है उसमें जोश होता है। जोश और होश का कॉम्बिनेशन होने से होलिस्टिक चीज बनती है, वो सर्वांगीण बनती है। दोनों जब मिल जाते हैं तो मिल करके एक बहुत अच्छा संतुलन पैदा कर सकते हैं और कोई भी कार्य करे तो जोश और होश के साथ के अंदर तो कार्य हमेशा सफल होता है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के अब हम देखना चाहेंगे युवा, जैसा कि मैंने बताया 18 से 45 साल का उम्र का होता है। मतलब वरिष्ठ नागरिक और युवा के बीच में एक जनरेशन गैप होता है, 20 से 25 साल का जनरेशन गैप कहा जाता है। और वरिष्ठ नागरिक ने जब जीवन जिया था उस वक्त संस्कृति अलग थी, उस वक्त का वातावरण अलग था और उस वक्त की जो प्रकृति है वो अलग थी, प्रकृति के साधन अलग थे और वैज्ञानिकता अलग थी। और जो नई पीढ़ी का जो युवा आता है उसके अंदर जो है फर्क आ जाता है हमारे टोटल रहन सहन के अंदर, खान पान के अंदर, आचार विचार के अंदर, क्योंकि समय बदलता रहता है। आज देखिए विज्ञान का युग है। जो वरिष्ठ नागरिक है उसके अंदर इतना विज्ञान चरम सीमा पे नहीं था, जैसे मोबाइल है और बड़े इंटरनेट है और ये जितने आईफोन है, ये जितनी चीजें पहले, और दूसरी मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है। पहले जो है आज एक 60+ वाला व्यक्ति, उसके समय में इतनी एडवांस चीजें नहीं थी तो उसका दृष्टिकोण उतना ही होता, अनुभव वही होता है। लेकिन आज युवा है वो मोबाइल के अंदर बहुत एक्सपर्ट होता है, उन सुविधाओं के बारे में जानकारी करता है, इंटरनेट देखता है, गूगल देखता है और किसी तरह का ज्ञान है वो गूगल से प्राप्त कर लेते हैं। यानी दोनों की सोच के अंदर भिन्नता होती है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात ये सामंजस्य कब होगा कि दोनों को थोड़ा झुकना पड़ेगा। जो वरिष्ठ नागरिक है उसको युवाओं को वात्सल्य देना पड़ेगा। युवाओं को जो है दोनों तरह की संस्कृति है, पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति है, वो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन उसको बताना पड़ेगा। और हमारी जो संस्कृति वर्तमान के अंदर जो है पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा आ गई है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर पाश्चात्य संस्कृति आ गई। तो ये जो वरिष्ठ नागरिक होता है उसका परम कर्तव्य होता है कि हमारी संस्कृति किस तरीके की है, उनकी विशेषताएं बतानी चाहिए। और पाश्चात्य सभ्यता की हम निंदा नहीं करते हैं, वो अपनी सभ्यता है,
पर उनको उनका जीने का तरीका अलग है, उनका रहन सहन, खान पान, आचार विचार अलग है, क्योंकि वो दूसरे देश के लोग हैं और उन देशों के अंदर फैमिली सिस्टम उनका अलग है। वहाँ पर किसके अंदर कोई किसी की ज़्यादा केयर नहीं करता, व्यक्ति फ्री है, जब चाहे तो किसी अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। और बच्चे हैं तो वो तो क्या है कि वो स्कूल्स वगैरह में गवर्नमेंट की स्कूल्स के अंदर चलते हैं, गवर्नमेंट उनका खुद का पालन पोषण करती है। इस तरीके से हमारा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो अपने बाल बच्चों की स्वयं देखभाल करते हैं, उनके लिए थोड़ी हम सेविंग करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं, उनकी शादी करते हैं और काफ़ी समय तक उनके साथ भी रहते हैं। इस तरीके से हमारी जो है ये संस्कृति के अंदर जो विशेषताएं हैं वह जो युवा पीढ़ी को बताई जाना चाहिए। और युवा पीढ़ी जो आज जो नया इंटरनेट का और नया वैज्ञानिक युग जो देख रहा है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तो वो जो है वो युवा बिगड़ गया। नई पीढ़ी जो है, हम कई बार क्या होता है, वरिष्ठ नागरिक होता है, कमेंट्स कर देते हैं कि हमारे समय के अंदर ऐसा होता था और आज ऐसा नहीं है, समय बदल चुका है। तो हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों और युवा है आज का विषय रखा गया है। अब देखिए हम थोड़ा जो है वो आगे चले इस बात के लेकर के कि दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस परिवार में हम जीते हैं वहाँ युवा भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, स्त्रियां भी होती है, सभी तरह की हमारी फैमिलीज के अंदर होता है। तो वहाँ पर जो है एक वरिष्ठ नागरिक का क्या दायित्व है और उसके साथ साथ में युवाओं का कहिए या समाज का कहिए वरिष्ठ नागरिक के प्रति क्या दायित्व हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक है उसको खुद को समझना चाहिए कि मैं जो है वो उम्र प्राप्त व्यक्ति हूँ, मेरे पास में काफ़ी अनुभव है, उस अनुभव का फायदा मेरे परिवार के हर सदस्य को मिलना चाहिए, हर सदस्य के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, उसको समझा बुझा करके चीज़ सिखाई जानी चाहिए। और बल्कि उसके ऊपर जो है अपना बड़ा होने का या वरिष्ठ नागरिक होने का जो पावर है वह न थोपना चाहिए, कि थोपने से वो मजबूरी हो जाती है, अगला भी बोरियत फील करता है और वह सही चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। जबकि आप वरिष्ठ नागरिक है, आप में अनुभव है, क्योंकि आप बहुत तपे हो, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने 40-40, 30-30 साल तक जो है चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट बिजनेस हो, कोई भी हो, कठिन परिश्रम करके धन कमाया है, परिवार के लिए कमाया। तो उसमें जब हम कोई कार्य करते हैं तो अनुभव होता है और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो अनुभव जन्य बात कही जाती है वो हृदय को छूती है और अनुभव जन्य बात जो है व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो ये अनुभव होता है, उम्र के साथ आता है, काम के साथ आता है, अभ्यास के साथ आता है। तो ये इस अनुभव का फायदा हमारी नई जनरेशन उसको मिलना चाहिए। इसीलिए हमारी ब्याह शादी जब होती है तो बुजुर्गों को जरूर साथ लिया जाता है, क्योंकि खाली युवा होते हैं तो वो शोरगुल कर लेते हैं या किसी झगड़ा फसाद भी कर देते हैं। तो जहाँ पर वरिष्ठ नागरिक होता है वहाँ पर एक अनुशासन का जो माहौल बन जाता है। वरिष्ठ नागरिक का सबसे बड़ा आभा मंडल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी वो चाहे घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे पब्लिक प्लेस में होए, तो लोगों को उससे शंका होनी चाहिए, लोगों को उसके अंदर थोड़ी महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ बुजुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक जो अनुभव का है, हम उनके अनुभव को प्राप्त करें, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो है वरिष्ठ नागरिक को, वृद्ध जन को जो है वो सीनियर सिटीजन को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है। और आज सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति काफ़ी सिंपैथी रखती है, सहानुभूति रखती है। उन्होंने कितनी सुविधाएं दी है, ट्रेन के अंदर है, बसों के अंदर है, फ्लाइट के अंदर है, बैंक के अंदर है। और देखिए कि बुजुर्ग व्यक्ति को उन्होंने कितनी सुविधा दी है। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अलग लाइन लगा दी कि वो 60 वर्ष के होते हैं, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के होते हैं, वो सामान्य लाइन के अंदर लंबे समय तक खड़े रह करके अपना कार्य करने की स्थिति। तो सरकार ने कितनी बड़ी सहूलियत की वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कि वो अलग लाइन बना करके, चाहे बैंक का कार्य हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे वो अपना कार्य कर सकता है। ये उनके प्रति सम्मान है। इनकम टैक्स के अंदर उनको जो रिबेट दी जाती है और उनको ब्याज के अंदर रिबेट दी जाती है, और उसके साथ साथ के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को जो है मेडिकल फैसिलिटी, कई चीज़ों का जो है सरकार ने अपनी तरफ से दिया। क्यों कि आज का जो समय है वो बदल चुका है। आज जो है वरिष्ठ नागरिक के घर में इतनी केयर नहीं की जाती है। भारत एक ऐसा देश है कि वहाँ पर जो है वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता को संसार का जो है एक भगवान माना जाता है और एक तीर्थ माना जाता है। जो माता पिता जब तीर्थ होते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में भेजने का प्रश्न नहीं उठता है। वो तो घर में रहने चाहिए,
उनका अनुभव मिलना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए कि क्योंकि उन्होंने परिवार के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, कितना त्याग किया है। तो उस त्याग के लिए जब उनका बुजुर्गी समय आता है, वृद्ध अवस्था आती है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो उनके समाधि पहुंचे, चित्त समाधि पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हर नागरिक को की जानी चाहिए। तो इसीलिए परिवार का या सरकार का दायित्व है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान मिले, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य के ऊपर जो है पूरा ध्यान दिया जाए, उनको चित्त समाधि पहुंचनी चाहिए। और अब हम बताना चाहते हैं आपको वरिष्ठ नागरिक का क्या दायित्व होता है। वरिष्ठ नागरिक को अनुशासित रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी बात को थोपे नहीं कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ था, हम इतने किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चलाते थे, हम इतना जो है हार्ड वर्क करते थे, हम इतना वजन उठा लिया करते थे। अब समय बदल चुका है, शरीर के अंदर ऐसी जान नहीं होती है और साधन भी बहुत हो गए आजकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो ज़्यादा साइकिल चलाने का आजकल प्रश्न ही नहीं है। वो तो मजबूरी रूप में जॉगिंग करने के लिए कोई साइकिल चलावे, वो बात अलग है, लेकिन साधन की सुविधाएं बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए अपनी बात को जो है अपने पोतों के ऊपर, अपने बेटों पर, या अपने कोई भी जिस पर समाज में हम रहते हैं, तो हमारे युवाओं पर थोपनी नहीं चाहिए। जब हम युवाओं को नहीं थोपेंगे और युवाओं को एक मित्रवत समझेंगे, हम हमारे से छोटे वालों को मित्रवत समझ करके उनको वात्सल्य देंगे, तो वो हमारी तरफ से हमारे आकर्षित होंगे और वो हमारे से कुछ लेना चाहेंगे। और हमारे पास देने को बहुत है। जो वरिष्ठ नागरिक होता है उसका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह होता है और उसके अंदर अनुभव बढ़ा रहता है। उस अनुभव का फायदा है युवा लोग जो है आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, युवाओं के लिए जो वरिष्ठ नागरिक क्या क्या बहुत बड़ा अनुभव दे सकता है कि जब व्यक्ति युवा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है और उसकी मैरिज की अवस्था आती है, तो उसको पूरा ज्ञान मिलना चाहिए कि भाई आपके माता पिता ने आपके ऊपर कितना बड़ा खर्चा किया है, आपको पाला है, पोसा है। वो कठिनाई में रह करके वो स्वयं अपना पेट काट करके आपके लिए पैसा एकत्रित किए गए करते हैं। वो आज शिक्षा के लिए काम आ रहा है, आपके रोजगार के लिए काम आ रहा है, आपको पाँवों पर खड़ा करने के लिए काम आ रहा है। तो उनका माता पिता का आपका कितना बड़ा रोल है, उनका कितना बड़ा योगदान है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो ऐसा कहा गया है कि अगर पुत्र अपने माँ का प्रतिदिन जो है वो चरण धोकर के भी प्रक्षालन जो किया जाता है, वो पानी पिए तो भी उर्ण नहीं हो सकता है और वास्तव में हो भी नहीं सकता, क्योंकि माता जन्म देती है, माता किसी बच्चे को संसार दिखाती है। और उसके अलावा भी वो जो बचपन के अंदर किस तरीके से हम एक पौधे को पाल करके बड़ा करते हैं, उसी तरीके से बच्चे को पाल पोस करके और जो उसको बड़ा किया जाता है, बड़ी सुरक्षा की जाती है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उसकी रुचि का ध्यान रखा जाता है, उसके भोजन का ध्यान रखा जाता है, जब तक कि वो चलने फिरने स्वयं नहीं समझने लग जाता, स्वयं अपना काम नहीं करने लग जाता, जब तक माता पिता को बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस त्याग करना पड़ता है। इसीलिए माता पिता का रोल बहुत ऊंचा होगा। तो वरिष्ठ नागरिक को हम देखिए आज समाज के अंदर जहाँ जहाँ अच्छे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, चाहे गांव को लीजिए, चाहे शहर को लीजिए, चाहे परिवार को लीजिए, तो वहाँ सबसे बड़ी बात है अनुशासन रहता है। और वहाँ सभी लोग एक सूत्र के अंदर जो है, एक माला के अंदर जिस तरह से मणके होते हैं ना, तो पूरा परिवार जो है एक मणके की तरह, एक धागे के अंदर जो बंधा रहता है, अनुशासित रहता है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिक कोई जवाब देना होता है, बाहर का किसी तरह काम आता है, चाहे ब्याह का हो, चाहे शादी का हो, चाहे आने का हो या जाने का हो, या किसी का मरण वगैरह का ऐसा कार्य हो, किसी से मिलना जुलना हो और अपने रिश्तेदारों से बातचीत करनी हो, और सरकार की कोई दिक्कत आ जावे, व्यवसायिक है तो सरकार से कोई बातचीत करना, मिलने जाना करना है, उसमें सब जो अनुभवी व्यक्ति यानी वरिष्ठ नागरिक होता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसका सीधा फायदा जो है युवाओं को मिलता है। अगर किसी परिवार के अंदर युवा लोग जो बिजनेस करते हैं, उनके माता पिता बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे होते हैं, या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या कोई राजकाज किए होते हैं, तो उनका प्रभाव जो है उनके लिए वो प्रभाव बहुत काम आता है। उनके नाम से सरकारी दफ्तर के अंदर जाकर के या किसी बिजनेस बड़े सेंटर में उनकी जो उन्होंने जो अपनी प्रतिष्ठा कमाई है, उस प्रतिष्ठा के कारण जो है वो उनको स्थान मिल जाता है, उनको क्रेडिट मिल जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये पूर्वजों की कृपा से हुआ,
पूर्वजों की कृपा का अर्थ ये हुआ कि वो बहुत शालीन रहे, वो ईमानदार रहे, वो नैतिक रहे। उस नैतिक रहने की वजह से किसी की फैक्ट्री, किसी की पेड़ी, किसी का व्यवसाय और किसी की सरकार में प्रतिष्ठा, शोहरत जो है वो उनको मिलती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जो नेहरू परिवार है, जो आज तक जो है वो पॉलिटिक्स करते आए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशवाद के रूप में उनको कितनी सहूलियत मिली, उनको कितना उच्च दर्जा मिला। उसी तरीके से एक राजा होता है, उसका बड़ा बेटा होता है, वो स्वतः ही जो है जब राजा वृद्ध हो जाता है तो वो राजा बन जाता है। उसी तरह से एक कुबेरपति, मान लो रिलायंस वाले हैं, तो धीरूभाई अंबानी ने जो कितना सेटअप खड़ा किया, तो सेटअप का फायदा जो है वो सारी शोहरत, सारी प्रतिष्ठा जो है उनके अनिल और जो है दूसरे दोनों मुकेश भाई अंबानी को सारी जो है उस प्रतिष्ठा का लाभ मिल गया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। क्यों होता है कि ये वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव के कारण होता है, उनके त्याग के कारण होता है, उनकी मेहनत के कारण होता है। उस मेहनत का लाभ भी होता है। हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसी है कि वो ध्यान रखती है कि मेरी संतान है, किसी को कष्ट न हो, उसके लिए माता पिता हर तरह का आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर तरीके से जो है वो अच्छा वातावरण बनाते हैं और समाज में वो प्रतिष्ठा रखता है वरिष्ठ नागरिक। उस प्रतिष्ठा का लाभ जो है उसके बेटों की सगाई में, संबंध में, व्यवसाय के अंदर और लेने में, देने में, सब में वो बहुत प्रतिष्ठा काम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि कुल की मर्यादा कहा जाता है, कुल इसी से बनता है। और हम किसी कुलीन लड़की को अपने घर में बहू बना करके लाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कि कुलीन घर के अंदर जो अच्छे अच्छे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका अनुभव, उनके संस्कार, वरिष्ठ नागरिक सबसे बड़ा कार्य करता है, संस्कार देने का काम करता है। इसलिए वरिष्ठ नागरिक का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो स्वयं डिसिप्लिन होना चाहिए और जो बात हम युवाओं को, अपने बच्चों को कहना चाहते हैं, वो बात हमारे जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को ये समझावें कि तुम क्रोध मत करो, तो हमें भी क्रोध नहीं कहना चाहिए। हम उनको कहें कि नशा मुक्त रहो, तो सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक है, उसका दायित्व होता है खुद नशा मुक्त होना चाहिए। जब उसके चरित्र में ये बात आती है, उसका निश्चित तौर से प्रभाव जो है युवाओं पर पड़ता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी गुड़ खाया करते थे। उन्हीं दिनों के अंदर एक जो है माँ अपने बच्चे को लेकर, गांधी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, वो लेकर के आई कि बापू मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता, आप उसको थोड़ी शिक्षा दीजिए, उसको समझाइश कीजिए, वो इतना गुड़ नहीं खाए, उससे कीड़े हो जाते हैं, उसकी आंतें खराब हो जाती है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बहन तुम एक सप्ताह भर बाद मेरे पास में आना, क्योंकि उन दिनों के अंदर महात्मा गांधी गुड़ खाया करते थे। तो महात्मा गांधी ने उसके जाने के बाद से गुड़ छोड़ दिया। छोड़ करके सप्ताह भर के बाद के अंदर माँ अपने बच्चे को लेकर के आई, तो गांधी जी ने बच्चे को कहा कि देखो बच्चे जो है ये तुम्हें गुड़ खाने से ज़्यादा नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन ज़्यादा खाने से इसको नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मिठास होता है और ये तुम्हारे दांतों को खराब कर देता है, तुम्हारी आंतों को खराब कर देता है। इसे लिमिट में खाया करो, खाना भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे को उस बात पे प्रभाव पड़ा। तो माँ ने पूछा कि ये बात आप पहले दिन ही कह सकते थे, 7 दिन के बाद में कहने की क्या जरूरत थी कि बहन जी मैं खुद जो उन दिनों में गुड़ खाता था, इसीलिए हमारी जो कमजोरी है वो पहले हमें मिटानी चाहिए। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि गुरुजी तो बैंगन खावे और दूसरों को शिक्षा दे कि तुम बैंगन मत खाओ। तो सबसे पहले गुरुजी को छोड़ना पड़ेगा। हम कोई भी उपदेश देते हैं तो सबसे पहले उसका पालन हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। हम ईमानदारी की बात कहते हैं तो ईमानदारी पहले हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। हम जो है वो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम हमारे भीतर झलकना चाहिए। तो वरिष्ठ नागरिकों का ये दायित्व है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है और उस कठिन परिश्रम से बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया है। उनकी एक एक चीज उनके सामने क्रिस्टल क्लियर रहती है, तो उनको ध्यान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो भेद जानते हैं, क्योंकि लंबा उनका समय तजुर्बा होता है, वो अपने कार्य के अंदर करते हैं। तो वो हमारी न्यू जनरेशन तक जाना हमारा दायित्व है। एक वरिष्ठ नागरिक होता है, उसका दायित्व होता है कि अच्छी बातें, हमारी भारतीय संस्कृति की अच्छी बातें युवाओं तक उनको पहुंचानी चाहिए।
ये उसका दायित्व है, उसकी ड्यूटी है और उसकी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि उसी से समाज चलता है। समाज के अंदर जो व्यक्ति आज युवा है वो आकर के आगे जाकर के वरिष्ठ नागरिक बनेगा तो वह अपने जीवन में सुधार करेगा। जब जाकर के वरिष्ठ नागरिक के रूप में एक अच्छा नागरिक बनेगा तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आज का ये एपिसोड है उसके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ खास तौर से हमारे युवाओं को कि आज भारत में 80 करोड़ युवा हैं, तो युवा जो है उनको क्या करना चाहिए। देखिए, युवा के अंदर कर्मजा शक्ति होती है, युवा शक्ति का विस्फोट कर सकता है, बुजुर्ग उतना विस्फोट नहीं कर सकता, बुजुर्ग के पास अनुभव है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम आप देखते रहिए। कार्यक्रम में आपको प्रतिदिन नई नई बातें व्यवहार जगत की, निश्चय जगत की, आध्यात्म जगत की आपको सत्संग मिलती रहेगी और उससे आपका जीवन का कल्याण होगा। जीवन को नए नए सूत्र मिलेंगे, जीवन को नए नए टिप्स मिलेंगे। क्यों कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, जगत के सभी प्राणियों को सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।